नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हिंदी का एमसीक्यू का वीडियो दिया जाता है, उसी प्रकार पेडागॉजी का भी वीडियो मिलेगा। दोस्तों इसके पहले आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेडागॉजी का और वीडियो मिलेगा। उसमें उन सारे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो अभी तक केवीएस पीआरटी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोग उस वीडियो को देखे हैं और लाइक भी किए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी उस वीडियो को देखिए। आपको देखिए क्यों बताया जा रहा है उस वीडियो को देखने के लिए, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना है। दोस्तों आपको पता चलेगा कि पेडागॉजी के जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं और उनका लेवल क्या है और आगे फिर लेवल होने वाला क्या है। तो एक बार प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास का। देखिए दोस्तों, शिक्षा आपके जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करती है कि आप अपने जीवन में कितना सफल होंगे। हाँ दोस्तों, यह शिक्षा ही निर्धारण करती है कि मनुष्य या इंसान अपने जीवन में कितना सफल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, ये पेडागॉजी पीआरटी के लिए नए पैटर्न पर आधारित भाग 1 है एमसीक्यू का। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है। अब कौन सा निर्धारक है, किसका? संज्ञानात्मक विकास का भी और अधिगम का भी। मूल्य, विश्वास, सिद्धांत और संस्कृति। तो देखिए हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या कि संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का सबसे बड़ा निर्धारक कौन होता है, तो सांस्कृतिक होती है। क्यों? क्योंकि अधिगम बच्चे और संस्कृति के बीच परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, यानी कि अधिगम बच्चा जो सीखता है वो सांस्कृतिक और अधिगम के बीच अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है। और देखिए एक बच्चे की क्षमता और व्यवहार को आकार देने में संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए संस्कृत में लोगों के एक विशेष समूह की विशेषता ज्ञान है, जिसमें भाषा भी होता है, पाठशाला भी होता है, सामाजिक व्यवहार भी होता है, संगति भी होता है और कला भी होता है। यानी कि संस्कृति मतलब कि संज्ञानात्मक विकास में अधिगम की मुख्य भूमिका निर्धारक कौन है, तो संज्ञानात्मक विकास में अधिगम का मुख्य निर्धारक हम लोग का कल्चर हो जाएगा, यानी कि संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या कि मनोवैज्ञानिक पहलू जो अधिगम को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, आकांक्षा का स्तर। दूसरा दिया है लैंगिक अंतर। तीसरा दिया है क्या, परिपक्वता। उसके बाद दिया है शारीरिक स्वस्थता। तो देखिए मनोवैज्ञानिक पहलू जो अधिगम को प्रभावित करता है, तो देखिए अब वह कौन सा मनोवैज्ञानिक पहलू है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है लेकिन बहुत कम करता है। लेकिन आकांक्षा का स्तर का मतलब बात को समझिए। क्यों? क्योंकि देखिए यदि आपके अंदर इच्छा रहेगी तो आप अपने ललक से, अपने मन से, अपने आंतरिक अभिप्रेरणा से, यानी कि अपने मोटिवेशन से, यानी खुद आप मोटिवेट होकर उस कार्य को करेंगे। यानी कि आकांक्षा का स्तर सबसे अच्छा अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कह रहा है क्या, कभी कभी पुरानी चीज़ें नई चीज़ों को सिखाना सरल करती है, इसका कारण है अधिगम का स्थानांतरण, अग्र सक्रिय अवरोध, पुनः सक्रिय अवरोध, पैगामिलियन का प्रभाव। तो देखिए जब पुरानी चीज़ें नई चीज़ें को सीखने में मदद करती है तो अब क्या कर रहे हैं, यानी आप किसी अधिगम को पहले से सीखे हैं और उसका थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप अधिगम का स्थानांतरण कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न का क्या कह रहा है क्या कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है। अधिगम अनुभव, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, अभिप्रेत अधिगम परिणाम। तो देखिए अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है, तो अभिप्रेत अधिगम परिणाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये अधिगम उद्देश्य बताते हैं कि एक प्रशिक्षक या कार्यक्रम क्या करना चाहिए, यानी कि अभिप्रेत है, मतलब कि वह पहले से कुछ निर्धारित करना चाहता है, और अधिगम परिणाम
छात्र केंद्रित भी होता है किसमें, अभिप्रेत अधिगम परिणाम में। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, तो विकास के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि यह एक पूर्व सूचनीय स्वरूप का पालन नहीं करता है, यह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। सभी व्यक्तियों का विकास दर समान होता है, विकास विशिष्ट से समान तक बढ़ता है। पहला देखिए 4 नंबर क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है। और 3 क्यों गलती है, सभी व्यक्तियों का विकास दर समान होता है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि विकास दर सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है। अब देखिए ये 1 नंबर क्यों गलत है, कह रहा है कि पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक इस महीने में यह कार्य करेगा, और अधिकांश संदर्भ में यह देखने को भी मिलता है। यानी कि यह आनुवंशिकता और वातावरण का अंतः क्रिया है। क्या है, यह आनुवंशिकता और वातावरण का अंतः क्रिया है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अधिगम के संबंध में गलत कथन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अधिगम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसको देखिए। अधिगम से व्यवहार में बदलाव आता है, बिल्कुल आता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, ये भी सही है। अधिगम जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक बढ़ता है। हाँ दोस्तों, आप बताइए कि सीखने का कोई अवस्था है, मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आदमी और सीखता चला जाता है, तो यानी कि ये भी नहीं है। अधिगम के व्यवहार परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब अधिगम के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो अस्थायी होता है। यह बिल्कुल हम लोग का गलत है, यानी कि कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप अधिगम से सीखेंगे वो अस्थायी होगा, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ सीख कर आदमी उसे अस्थायी भी कर लेता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्या कि सामाजिक अधिगम कहा जाता है किसे। आप देखिए, अनुकूलन के माध्यम से अधिगम, परीक्षण और त्रुटि के अधिगम, अनुकरण के माध्यम से अधिगम, अंतर्दृष्टि विधि। तो देखिए सामाजिक अधिगम का मतलब क्या, देखिए पहले तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ठीक। और सामाजिक अधिगम में क्या होता है, तो देखिए सामाजिक अधिगम को अनुकरण के माध्यम से भी अधिगम कहा जाता है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, तो अल्बर्ट बांडुरा साहब जी का है। यानी कि सामाजिक अधिगम को क्या कहा जाता है, तो अनुकरण के माध्यम से अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कैसे बल देता है, देखिए अधिगम जैसे मान लीजिए कि अनुकरण के माध्यम से आप समाज में बालक है तो दूसरे का देख कर भी कुछ सीखता है, यानी कि जो बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है उसे हम लोग अनुकरण के माध्यम से भी सिद्धांत कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, केबीएस पीआरटी का पेडागॉजी सी टेट की ही तरह है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इसका लेवल उठा हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्त, यदि आप लोग शुरू से अंत तक इस श्रृंखला के अंतर्गत बने रहेंगे तो हमारी टीम प्रयास करेगी कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न, वो आप लोग के सामने एक बार दिखा दिया जाए। तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल से जुड़ जाइए जो लोग बाकी हैं। सामाजिक रूप से स्वीकृत मूल्यों को विकसित कर कर एक व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करता है, यह उसके को दर्शाता है। निकले किसको दर्शाता है, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। अब देखिए किसको कह रहा है कि सामाजिक रूप से स्वीकृत मूल्यों को विकसित कर कर एक व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करता है, यह उसके नैतिक विकास को दर्शाता है। देखिए जब अच्छा व्यक्तित्व की बात आ जाए तो हम लोग की नैतिक शास्त्र की एक बुक लगती थी जिसे हम लोग मॉरल साइंस बोलते हैं, तो उसी का विकास होगा, किसका, नैतिक विकास होगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या भौतिक कारक जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वह है वातावरण जिसमें वह बढ़ता है, उसके संबंधी साधन, धार्मिक अनुष्ठान। तो यह तो 3 ऑप्शन आपको ऐसे ही लग जाएगा कमज़ोर है, और हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वातावरण जिसमें वह बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या कि वह पहलू जो किसी
व्यक्ति के वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है। वृद्धि है, अंतर्जात क्षमता है, अधिगम है, परिपक्वता है। तो देखिए वह यह क्या है, वह पहलू जो किसी व्यक्ति के वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है, वह परिपक्वता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो वह परिपक्वता को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चे में केंद्र से परिधि तक के विकास की दिशा को क्या कहा जाता है। अब देखिए कहाँ से हो रहा है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक हो रहा है। मस्तकोन्मुखी, समीप दूर विमुख, पाद शीर्षामुख, दूर समीप समीपमुखी। तो देखिए क्या हो जाएगा यह, अब कहाँ से, एक बच्चे की केंद्र से लेकर परिधि तक दिखाता है, यानी समीप दूराभिमुख। इसमें क्या होता है कि यह निकट से दूर की ओर विकास होता है। कैसे होता है दोस्तों, तो निकट से दूर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप इस श्रृंखला से शुरू से अंत तक बने रह जाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आप कभी भी इसे थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसे आप रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जाता है कि आप कम समय में प्रश्न को टच कर पाएँ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिशु अपने पहले चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हैं और बाद में वह उन्हें अपनी अंगुलियों से पकड़ लेते हैं। यह विकासात्मक सिद्धांत है। विकास अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। विकास समरूपता स्वरूप का अनुसरण करता है। विकास संचयी है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखिए चीज़ों को पकड़ने के पहले हाथों का प्रयोग करता है, बाद में अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है, यानी कि विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, एक बच्चे की वृद्धि निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है। गुणात्मक परिवर्तन, अपने साथ एकात्मकता प्राप्त करना, शारीरिक परिवर्तन, पर्याप्त पोषण लेना। अब देखिए वृद्धि किसको, तो शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। कैसे, देखिए वृद्धि मात्रात्मक, संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे की ऊंचाई, वजन, लंबाई, यही सब चीज़ों का दोस्तों विकास होता है। किसका, ऊंचाई का भी हो जाता है, लंबाई का भी हो जाता है, वजन का हो जाता है, यानी कि ये शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम कुछ और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग समय नहीं ज्ञान करेंगे। ये नहीं कि कोई भी वीडियो आएगा तो देखेंगे आप, बस काम की बात किया जाएगा और मतलब कि वीडियो को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप भी लोग अपना काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू है। देखिए क्या कर रहा है, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना किस चरण का प्रमुख पहलू है। सहसावस्था का, पूर्व बाल्यावस्था का, उत्तर बाल्यावस्था का, स्कूल आयु का। तो देखिए यह किसका हो जाएगा, तो यह पूर्व बाल्यावस्था का मतलब कि चरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पूर्व बाल्यावस्था को और क्या कहते हैं, इसे टायर एज भी कहते हैं और प्री गैंग एज भी कहते हैं। और इसमें वो क्या करता है, तो बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना, मतलब अब इसमें वो समाज से पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, इस विकासात्मक अवस्था को पहचान की अवस्था कहा जाता है। माने किस विकासात्मक अवस्था को पहचान की अवस्था कहा जाता है। वयस्कता, उत्तर वाली अवस्था, पूर्व वाली अवस्था, किशोरावस्था। तो देखिए हम लोग जानते हैं पहचान की अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को, जिसको स्टेने हॉल ने क्या, तनाव, मतलब कि बेचैनी, यही सब जितने भी होता है, इसमें बालक क्या चाहता है कि अपनी पहचान बन जाए, समाज में उसे लोग पहचाने और समाज में उसे जैसे इज्जत मिले। तो ये सब किसकी अवस्था है, तो किशोरावस्था का है, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे स्टेनो हॉल ने क्या है, तनाव का तूफान का काल किसे कहा है, तो किशोरावस्था को। आइए हम लोग आगे बात करते हैं।
स्टैनली हॉल का यह परिभाषा दोस्तों बहुत पूछता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। अब देखिए सार्थक अधिगम चाहिए, शारीरिक दंड, आप बताइए दंड देकर आप अधिगम कराएंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। तो ए गलत है तो हम लोग का एक भी उत्तर नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा। और देखते हैं फिर आगे, सहकारी अधिगम का वातावरण, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। स्थिर तुल्यांकन मूल्यांकन, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि स्थिर कुछ भी नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग का उत्तर नहीं होगा, यानी कि 2 और 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? एक तो सहकारी अधिगम का वातावरण और सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। कह रहा है इस चरण के दौरान एक अधिगमकर्ता की सहभागिता निष्क्रिय मानी जाती है। शाब्दिक अभिग्रहण, भागीदारी, दृश्य और शाब्दिक अभिग्रहण करना। देखिए करना तो एक्टिव है तो इसमें निष्क्रिय नहीं होता है। दृश्य और शाब्दिक मतलब कि सुन भी देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ठीक है। अब भागीदारी तो एक्टिव है, लेकिन शाब्दिक अभिग्रहण यानी केवल शब्द सुनाएंगे तो वहाँ पर वो निष्क्रिय हो जाएगा। कौन? अधिगम करता। जब भी अधिगम करता निष्क्रिय हो जाता है तो वह ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हमको अधिगम करता को हमेशा किस में? तो एक्टिव रूप में देखना है। किस में देखना है दोस्तों? तो एक्टिव रूप में। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? कि शाब्दिक अभिग्रहण के समय अधिगमकर्ता को निष्क्रिय मानी जा सकती है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोग इसको PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप लिंक भी मिल सकता है, उससे भी आप जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सीखने को प्रभावित करता है? छात्र की रुचि, ये बिल्कुल प्रभावित करता है। यदि आप नहीं पढ़ना चाहें तो कोई आपको पढ़ा सकता है, यदि आप वीडियो देखना नहीं चाहे तो आपको ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं दिखा सकता है, यानी कि स्टूडेंट की रुचि चाहिए। छात्र का मानसिक स्वास्थ्य वो भी सही होना चाहिए। अब सर में दर्द कर रहा है तो कोई ज़बरदस्ती तो पढ़ेगा नहीं। शैक्षणिक रणनीतियाँ, हाँ, अब देखिए किसी को चाहिए कि वो किस शिक्षण विधि से समझना चाह रहा है, टॉपिक को कैसे सीखना चाह रहा है, और आप अपना शिक्षण विधि अपना तरीका लपेटे जा रहे हैं तो उसको पाले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, हाँ ये भी जरूरी है। आप स्कूल पर उसे अच्छा रखते हैं और घर में जाकर उसका सामाजिक परिवेश ही ठीक नहीं है तो इसकी भी जरूरत है। यानी कि सीखने को प्रभावित ये चारों ऑप्शन करते हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। कह रहे हैं क्या? शैशवावस्था में विकास अधिक और बाल्यावस्था में कम होता है, और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो यह फिर से उच्च हो जाता है। यह शामिल विकासात्मक सिद्धांत है। क्या है? मतलब कि देखिए शैशवावस्था में बालक का अधिक और बाल्यावस्था में कम होता है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो यह फिर उच्च हो जाता है। यह शामिल विकासात्मक सिद्धांत है। क्या है? विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता, यह तो बात है। क्यों? क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि शैशवावस्था में विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में तेज होता है, यानी कि विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता। यह तो ऑप्शन हम लोग सही है। विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, विकास निरंतर होता है, विकास अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। देखिए ऑप्शन तो सब सही है, लेकिन जो ऊपर सेंटेंस लिखा है उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है? तो विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता, क्योंकि ऊपर दिखा रहा है कि शैशवावस्था में विकास अधिक, बाल्यावस्था में कम और किशोरावस्था में फिर अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विकास के कुछ और सिद्धांत जानते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जैसे आदमी विकास करेगा तो सब कोई एक बराबर विकास करेगा, यानी सबका अलग अलग होगा। विकास अनुक्रमिक और अनुमानित होता है। अब अनुक्रमिक मतलब कि क्रम से होता है, और अनुमानित का मतलब कि यह कहा जा सकता है कि इस अवस्था में बालक यह कार्य करेगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो कि आप जानते हैं, और विकास अनुवांशिक और वातावरण का मतलब कि आपस में मिक्स होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यानी कि हम लोग का पहला चरण मतलब पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्यक्तिगत अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है क्या? छात्र दत्त कार्य को अपनी गति से करते हैं, छात्र शिक्षक के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करते हैं, छात्र अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करते हैं, उपरोक्त सभी। अब देखिए
छात्र दत्त कार्य को अपने गति से करते हैं, यानी कि देखिए व्यक्तिगत अधिगम की बात किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छात्र दत्त कार्य को अपने गति से करते हैं, मतलब कि छात्रों के कार्य की कह लीजिए ना कि निगरानी एक कह लीजिए, छात्रों के दत्त कार्य की जांच कर लीजिए, उचित प्रतिपुष्टि कर लीजिए, यह व्यक्तिगत अधिगम का निर्माण करता है। यानी कि छात्र दत्त कार्य को अपनी गति से करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। दोस्तों ऐसे ही हिंदी पेडागॉजी के लिए, मतलब हिंदी एमसीक्यू के लिए आप, मतलब कि पीआरटी के लिए यदि हिंदी का भी आप एमसीक्यू चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाइए, उसमें आप प्लेलिस्ट चेक करिए तो आपको हिंदी एमसीक्यू का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों वैसे ही पर्यावरण का भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज का हम लोग का यह वीडियो कंप्लीट हुआ, तो दोस्तों आप लोग भी अपना कार्य कंप्लीट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग जुड़ने से बाकी हैं वो लोग जुड़ जाए, और जाते जाते दोस्तों आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।